प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जब आप करते हैं इसमें चुनौतियाँ क्या है, आप कैसे कर पाए भविष्य में पैंडेमिक्स को लेके हमें डू वी हैव एनी वे ऑफ प्रेडिक्टिंग और इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम कर नहीं सकते? भविष्य में ये जरूर हम कह सकते हैं कोविड को देखते हुए कि पैंडेमिक आने की संभावना तो काफी बढ़ गई है। कोविड भी आप मोटा देखें तो ये लैब से ही निकल के आया। क्या हम एक तरह से कि साइंस से टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट ही हो गए हैं या इज देयर स्टिल स्कोप फॉर प्योर साइंसेस? तो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। बिना साइंस की समझ के हम टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। बिना टेक्नोलॉजी बनाए हुए साइंस का कोई बहुत अधिक यूज नहीं है। जो उस वक्त जो कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि छोटे छोटे मोबाइल में उससे ज्यादा कंप्यूटेशनल कैपेसिटी हो गया है। तो इज देयर एन एंड टू इट और हाउ डू यू सी दिस कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली? साइंस फिक्शन लगती थी कभी, शायद 10 साल पहले या 5 साल पहले साइंस फिक्शन लगेंगी कि कोई ऐसा एआई टूल आ जाएगा जो कि एकदम रियलिस्टिक वीडियो सिर्फ एक पैराग्राफ के प्रॉम्प्ट से बना देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये है कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडल्स है जिसको हम LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। क्या सारे ऑलरेडी एक तरह से कि जो ह्यूमन बीइंग्स ने जो इंसान ने प्रोग्राम किया है तो वो आउटपुट देती है या डज इट रियली हैव द कॉन्शियसनेस दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव, वेदर वी लिव इन अ सिमुलेशन और वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड? उसमें सर वेयर डू यू स्टैंड? I believe we live in a simulation. वर्ल्ड वाइड फियर जनरली एक अप्रीहेंशन है, फियर नहीं अप्रीहेंशन रहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स क्योंकि ये इसके बारे में सर और रादर वन मोर व्यू इज इससे नए सेट ऑफ जॉब्स भी क्रिएट होगी। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर ये एक्सप्लेन करिए आम लोगों के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, और दूसरा कि व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, हैव वी हार्नेस्ड इट और व्हाट मोर कैन वी डू? करीब 300 करीब लोग हैं इस समय वर्ल्ड वाइड, जब जिनकी कंप्यूटेशनल पावर 50% से अधिक है। तो इसका मतलब ये 300 यदि मिल जाएं तो जो चाहे कर सकते हैं बिटकॉइन नेटवर्क के साथ। कॉमन मैन शुड टेक टू इंश्योर कि किस किस चीज़ के बारे में अवेयर रहनी चाहिए? स्कैम कॉल्स बहुत आती है और ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत आती है, किन किन चीज़ों को लेके सतर्क रहना चाहिए? बस एक चीज मैंने की जिसका कि इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि मैंने मेहनत बहुत की। हाँ। अपने जो भी रिसर्च का टॉपिक था जिसकी वजह से कई मुझे अवार्ड्स मिले, वो एक प्रॉब्लम थी जिसमें मैं 4 साल मैंने काम किया। एक जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार की है कि भाई कोई नंबर दिया है तो हम कैसे बताएं ये प्राइम है या नहीं। कि अगर 100 डिजिट का नंबर दुनिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर को लेके आप डिवीजन प्रारंभ करें इस प्रकार से तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा लेकिन डिवीजन नहीं खत्म होगा इसके। कि मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, दैट इज एन्क्रिप्टेड बाय प्राइम नंबर। एन्क्रिप्टेड बाय प्राइम नंबर। देखिए ये आम इंसान को हर आदमी देखता होगा कि उनके मैसेज में आता है कि एन्क्रिप्शन। आपने वही कहा कि ये मैं कैसे मैथमेटिक्स आपकी दैनिक लाइफ में ये है कि अगर का जनरल सोचना ये है रिसर्चर्स का कि ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है और ये मेरा जो तरीका है, अप्रोच जो है वो चलेगी नहीं। 6 अगस्त को अभी भी डेट मुझे याद है, मैंने ईमेल करी थी करीब 8-10 लोगों को पीयर रिव्यू के लिए या नहीं इंफॉर्मेशन के लिए कि देखिए हमने कर दिया ये हमने सॉल्व कर दिया। 2 दिन के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स से मेरे पास कॉल आ गया कि आपको इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इंटरव्यू लिया, उन्होंने छापा। 8 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल था। इनफैक्ट मैं अपनी बेटी को स्कूटर में लेके स्कूल छोड़ने जा रहा था उस समय। तो और मेरी आदत है कि कुछ भी मैं करता हूँ तो दिमाग चलता रहता है अपने जो भी विचार प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो अचानक से मैंने एक जो जहाँ पे अटके हुआ था एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि हाँ इस तरीके से सॉल्व होगा। 4 साल से मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, कितनी बार फेलियर हो चुका है, फिर सोच के कि नहीं कोई नहीं, फिर से कोशिश करनी है, फिर से कोशिश करनी। तो एक कंप्लीट रिलीफ कि अब हो गया, अब इसके बाद और नहीं इस पे काम करना है। अगर आप सोचें तो मैथ्स आज मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा आधार ही मैथ्स है। जैसे आपकी डिस्कवरी के बारे में जैसे जैसे हम सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था हम कोई मूवी देख रहे हैं। सबको नमस्कार। आज श्री मणिंदर अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। सर मैं आपको हमारे इस पॉडकास्टिंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं।
धन्यवाद। सर, आप आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको इतनी अवार्ड्स मिली है, तो मुझे लगता है कि सारे में बोलने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसमें मेजरली आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, प्लस मैथमेटिक्स में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिली है, आपको फुलकरसन प्राइज़, गोडेल प्राइज़, वो सब मिली है। मैं और अवार्ड्स के बारे में सर मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। वी थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सर, बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम आप से बात करना चाहते हैं। आपने जब कोविड थी उसमें कोविड में प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की थी, तो सबसे पहले मैं उसी से शुरू करता हूँ। मैथमेटिक्स में प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हमेशा एक चुनौतीपूर्ण विषय है जी। तो उसमें हमारे पास जो प्रीवियस डेटा तो रहता है, बट जैसे आज की तारीख में एक बहुत कंटेंशियस अगर इशू देखेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके, उसमें भी एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बहुत साइंटिस्ट करते हैं, बट उतनी ही संख्या में साइंटिस्ट विरोध करते हैं। सर, इसके बारे में बताइए, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जब आप करते हैं इसमें चुनौतियाँ क्या है, आप कैसे कर पाए, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? हाँ, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग आपने सीखा कि बहुत मुश्किल विषय है। इसकी घनिष्ठता बढ़ती जाती है जैसे आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। जैसे क्लाइमेट के बारे में यदि मॉडलिंग का प्रयास करें तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स, विंड्स, सोलर इम्पैक्ट, पोल्यूशन, सी मूवमेंट, इतने और सब एकदम इंडिपेंडेंट एक दूसरे से चलते हैं। और साथ ही साथ एक रैंडमाइजेशन का भी इम्पैक्ट होता है कि कभी रैंडमली कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको मिला के एक अच्छा मॉडल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसीलिए बहुत अधिक सक्सेस भी नहीं मिली है, कभी कभी सक्सेस मिलती है। इसके जितने ही, जैसे आपने कहा, इसके समर्थक हैं, विरोधी भी बहुत हैं कि भाई ठीक से काम नहीं प्रेडिक्टिव मॉडल कर रहे हैं। इसकी अपेक्षा जब हम कोविड जैसी महामारी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे कि मॉडलिंग में सुविधा होती है। अगर हम मोटा मोटा गिने कि कोविड में जैसे तो 3 मुख्य पैरामीटर थे जो कि इसकी किस तरीके से इसका प्रोग्रेशन होगा वो निर्धारित कर रहे थे। एक तो था इन्फेक्टिविटी, मतलब कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने अन्य लोगों को इन्फेक्शन पास करता है। ये निर्भर करता है कि भाई कितने पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लोग कितना एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो वायरस है वो कितना इन्फेक्शस है। इन सब को मिला के एक पैरामीटर होता है इन्फेक्टिविटी का। दूसरा पैरामीटर है कि कितनी जनसंख्या में इस समय फैला हुआ है। जब भारत में शुरू हुआ था, शुरू में केवल कुछ पॉकेट्स में था, धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ता गया, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या में इस समय फैला हुआ है। और तीसरा पैरामीटर कोविड के लिए था कि कितने प्रतिशत केस डिटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो डिटेक्ट हो जाए वो लगभग क्वारंटीन हो जाते थे, तो वो आगे नहीं फैलाते थे, लेकिन जो डिटेक्ट नहीं हुए तो इसमें सर आप बेसिकली आपने पैरामीटर्स फिक्स किया, फिर आपने कोई फार्मूला बनाई, फिर वो इनपुट, वो पैरामीटर्स को इनपुट किया, फिर जो कंप्यूटर साइंस में जो बेसिक्स है कि आप प्रोसेसिंग के लिए इनपुट चाहिए, फिर आपको उसी तरह आउटपुट आप अलग अलग इनपुट डालते जाएंगे, फिर एक मॉडल बनेगी। एग्जैक्टली फॉर्मूला बनाया जो इन पैरामीटर्स का यूज़ करता था, लेकिन पैरामीटर की वैल्यू इनपुट नहीं करी हमने पुराना जो डेटा था कि हर रोज कितने नए इन्फेक्शन रिपोर्ट हो रहे हैं उसको इनपुट किया। उस इनपुट से वो पैरामीटर की वैल्यू ने निकाल ली गई पैरामीटर मॉडल ने, और फिर आगे का भविष्य में क्या होगा। सर, वैसे अगर देखें 100 साल पहले पैंडेमिक आई थी, स्पेन में स्पेनिश फ्लू आई थी, तो उसके बाद कोविड आया। तो लोग बहुत सारे टेड टॉक्स का उल्लेख करते हैं जिसमें बिल गेट्स ने कहा था कि पैंडेमिक इज अराउंड द कॉर्नर, वी शुड प्रिपेयर करके। क्या उस लिहाज से देखिए तो भविष्य में पैंडेमिक्स को लेके हमें डू वी हैव एनी वे ऑफ प्रेडिक्टिंग, और इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम कर नहीं सकते? हाँ, वो बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। मतलब बिल गेट्स क्या कारण थे उनके कहने का मैं नहीं जानता,
कुछ तो भी लोग कहते हैं हर 100 साल में एक बार बड़ा पैंडेमिक आता है, कुछ लोग का थ्योरी है, लेकिन भविष्य में ये जरूर हम कह सकते हैं कोविड को देखते हुए कि पैंडेमिक आने की संभावना तो काफ़ी बढ़ गई है। कोविड भी आप मोटा मोटा देखें तो ये लैब से ही निकल के आया, हालांकि बातें जैसे भी की गई कि आया कि नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन वायरस में हुए थे, धीरे धीरे लोगों का विचार यही बनता जा रहा है कि लैब से लीक हुआ है। तो अब लैब्स में इस तरह के मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, तो आगे भी कहीं लीक हो गया तो कोई नया पैंडेमिक आ जाएगा। सर अभी मैं आता हूँ कि जैसे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं, तो आप जब सर हम देश में देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज कई सारे हैं और बहुत अच्छे कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए दे आर ऑल मैटर ऑफ प्राइड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक ही है, वो बेंगलुरु में है। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डाइकोटमी है, प्योर साइंसेस एक पहले ज़माने में प्योर साइंसेस ही हुआ करती थी, बाद में जो एप्लीकेशन ऑफ साइंस जो टेक्नोलॉजी में लगभग अभी जो भी करते हैं, मुझे याद है पहले जिनको इंजीनियरिंग डिग्री मिलता था उनको BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मिलता था, आज की तारीख में BTech बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या हम एक तरह से कि साइंस से टेक्नोलॉजी की तरह शिफ्ट ही हो गए हैं या इज देयर स्टिल स्कोप फॉर प्योर साइंसेस? नहीं, आई थिंक कि इन दोनों को एकदम अलग करना भी ठीक नहीं होगा। साइंस हमें नेचुरल फिनोमेना की समझ देती है और टेक्नोलॉजी जो है वो उस समझ का प्रयोग करके उसको कैसे हम नई चीज़ बनाएं जो कि हमारे लोगों के लिए यूज़फुल हो, वो हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा मिलता है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। बिना साइंस की समझ के हम टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। बिना टेक्नोलॉजी बनाए हुए साइंस का कोई बहुत अधिक यूज़ नहीं है। आप देखें हिस्ट्री में साइंस का डेवलपमेंट जहाँ अधिक हुआ वहीं से टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा आई है। तो एक थोड़ा दुर्भाग्य से हमारे देश में पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है ये विचार कि भाई साइंस और इंजीनियरिंग एकदम अलग हैं। तो इसलिए हमने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना दिया, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया। दोनों को बोला एक आप साइंस करिए या एक दूसरे को बोला आप टेक्नोलॉजी करिए, जो कि मेरे विचार से ठीक नहीं है। दोनों एक साथ होने चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च सर आपको क्या लगता है? क्योंकि जो प्योर साइंस की जो रिसर्च है, अगर मैं पर्सनली, मुझे एस्ट्रोफिजिक्स उदाहरण के लिए बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, मैं एज पैशन पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें एक स्ट्रिंग थियरी आता है जिसमें दे आर ट्राइंग टू कंबाइन द क्वांटम फिजिक्स विद द आइंस्टाइनियन थियरी ऑफ ग्रेविटी। तो उसमें लगभग पिछले 30 साल से वो स्ट्रिंग थियरी पे काम ही हो रही है प्योर साइंसेस में, मेजरली यूएस में स्ट्रिंग थियरी पे काम हो रही है। तो बट उससे कोई रिजल्ट तो निकल के नहीं आ रही है, बट फिर भी वो एक तरह से थियोरिटिकल रिसर्च जिसको कहते हैं, डू वी स्टिल हैव स्कोप? बिकॉज उसमें अगर कोई स्टूडेंट उसमें जाते हैं तो इनको एक तो पैशन होनी चाहिए, दूसरा अगर कोई ये सोचे कि उसमें जैसे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, कोई गूगल में चला जाता है, फेसबुक में चला जाता है, दे गेट पेड वेल। सो इज इट द रीज़न कि हम लोग प्योर साइंसेस में स्टूडेंट्स कम रुचि रखते हैं कि बिकॉज दे आर नॉट एज वेल पेड एज से गूगल और अमेजॉन और फेसबुक जो मेटा अच्छे से पे करते हैं, बट प्योर साइंसेस इज नॉट एज वेल पेइंग एज दैट? दैट इज वेरी ट्रू। दिस इज ट्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह जो प्योर साइंस में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कम होती है जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी से प्रॉफिट होता है और इसलिए उनको उनकी सैलरी अधिक होती है कंपनीज को। तो ये तो डाइकोटोमी है, थी और रहेगी भी। तो साइंस में इसलिए जाने वाले कम हैं और अधिकतर वो लोग जाते हैं जिनका एक पैशन होता है, जिनको कि अंदर से इच्छा होती है कि हम ये जो मिस्ट्री है इसको सॉल्व करें, उनको वो चैलेंजिंग लगता है। तो ऐसे लोग अधिकतर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं जहाँ पे आपको काम करने की आज़ादी होती है, कोई रोक टोक नहीं होती कि आप क्या काम कर रहे हैं जब तक आप अच्छा काम कर रहे हैं, और वो अपने पैशन को इसलिए आगे बढ़ा पाते हैं और वो जानते हैं कि भाई उनको सैलरी कम मिलेगी। तो ये ट्रेड ऑफ है। आपको पैशन पे अगर पीछे जा रहे हैं तो थोड़ा कम सैलरी मिलेगी तो कोई बात नहीं। सर अभी
आजकल जो कंप्यूटेशनल पावर के बारे में काफ़ी बात होती है। अभी आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले यूएस में एनवीडिया कंपनी का स्टॉक इतने ज़्यादा हो गया कि बिकॉज रे कर्जवेल इज़ ए फेमस थिंकर जो कहते हैं सर कि कंप्यूटेशनल पावर उन्होंने लगभग 25 साल पहले ये प्रेडिक्ट की थी कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ेगी। तो आप सर क्योंकि कंप्यूटेशनल फील्ड में भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है कि वो प्रेडिक्ट करते हैं कि 2000 अभी आने वाले दशक में वी विल अचीव सिंगुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल पावर। जितनी हम लोग सेमीकंडक्टर्स एक चिप में डालेंगे तो बट हाउ डू यू सी दिस कि इतनी ज़्यादा, जैसे सर मुझे याद है जब हम लोग इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी सूरतकल मैंने किया है, तो जब हम इंजीनियरिंग में गए थे हमारा कंप्यूटर का डब्बा इतना बड़ा होता था। तो इन आवर लाइफ टाइम इन लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आज की तारीख में जो उस वक्त जो कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि छोटे छोटे मोबाइल में उससे ज़्यादा कंप्यूटेशनल कैपेसिटी हो गया है। तो इज़ देयर एन एंड टू इट और हाउ डू यू सी दिस कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली? तो एक तो ये दो एस्पेक्ट हैं कंप्यूटर। एक तो कि वो साइज़ में छोटे होते जाते हैं, तो साइज़ में एक लिमिट के बाद आप पैक नहीं कर सकते क्योंकि आप जो एटॉमिक लेवल पे आके वो एटॉमिक डिस्टेंसेस तो आपको बना के रखनी होंगी वरना स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो बहुत श्रिंकेज साइज़ में नहीं, अब बहुत ज़्यादा संभव है, अभी भी पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत अधिक नहीं। अभी 1 नैनोमीटर वाले चिप्स की बात हो रही है जिसमें कि लिथोग्राफी 1 नैनोमीटर स्केल पे होगी, लेकिन उससे बहुत कम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका कि पावर ऑफ कंप्यूटिंग जो बढ़ती जा रही है, एनवीडिया का जैसे आपने उदाहरण दिया उनके पास इस समय वर्ल्ड के बेस्ट प्रोसेसर जीपीयूस बनाने की क्षमता है और उनका ऑर्डर बुक इतनी लंबी है, मेरे ख्याल से अगले 5 साल तक उनको कोई सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो ये कंप्यूटेशनल पावर जो बढ़ रही है इसका असली इम्पैक्ट आ रहा है, और जो सिंगुलैरिटी की बात हो रही है वो इसी उससे है, पर्सपेक्टिव से कि अभी हम देखेंगे पिछले 4 साल में ही, 4 साल पहले और आज के डेट में अगर आप देखें, इनफैक्ट पिछले 1 साल में ही देखें, जब से जनरेटिव एआई आया है तो अचानक एक के बाद एक नए चीज़ें आती जा रही हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि साइंस फिक्शन लगती थी कभी, शायद 10 साल पहले या 5 साल पहले साइंस फिक्शन लगेंगी कि कोई ऐसा एआई टूल आ जाएगा जो कि एकदम रियलिस्टिक वीडियो सिर्फ एक पैराग्राफ के प्रॉम्प्ट से बना देगा, या फिर एक पैराग्राफ के प्रॉम्प्ट देने से पूरा 5 पेज का ऐसे लिख देगा, और वो भी बहुत अच्छा ऐसे जो कि आप पढ़ के अप्रिशिएट करें। तो ये तो साइंस फिक्शन ही लगता था, लेकिन अब सब संभव है। सर अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक आम इंसान को अगर समझाना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, सर कैसे समझाएं कि है क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये है कि कंप्यूटर्स का बिहेवियर इस प्रकार का हो जो कि लगे कि इंटेलिजेंट इसे दिखा रहा है। इसके लिए बहुत पहले एक ट्यूरिंग टेस्ट डिज़ाइन किया गया था। वो टेस्ट इस प्रकार का था कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है और बीच में पर्दा है, आपको ये नहीं मालूम कि वो ह्यूमन है या कंप्यूटर है। अच्छा, ठीक। और आपको एक ही तरीके से उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं बात करके, या तो आप टाइप करके कुछ टेक्स्ट पास करें या बोल के बोलें। तो जनरली था कि टाइप करके टेक्स्ट पास करें, ये ज़्यादा संभव है इस समय, और आप उसका जवाब भी वैसी प्रकार से आएगा, और इस तरह के आप कन्वर्सेशन उससे करें पूरी, और करने के बाद आपको ये बताना हो कि ये ह्यूमन था या कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर ट्यूरिंग टेस्ट तब पास करेगा जब जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो बता ना पाए कि ह्यूमन था या कंप्यूटर था। तो वो एक मार्कर रखा गया था कि जब कंप्यूटर ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेगा तो वो इंटेलिजेंट है। क्योंकि वो अब आप बात कर रहे हैं जिस प्रकार अभी बात कर रहे हैं, तो एक इंटेलिजेंस दोनों के पीछे दिख रही है कि सोच समझ के पिछली बातों से जोड़ के आगे बात कर रहे हैं, और जो भी बात कर रहे हैं वो संदर्भ के में ही है। तो
कंप्यूटर्स शुरू में 10 साल पहले भी इस प्रकार नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर्स कर रहे हैं। तो ये मानना है कि कई लोगों का कि ट्यूरिंग टेस्ट तो पास कर गए, लेकिन क्या ये अभी भी इंटेलिजेंट है? एक डेफिनेशन से है, लेकिन साथ ही साथ इसकी अगर हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन थोड़ी और विस्तृत कर दें कि भाई एक ही एंटिटी या एक ही कंप्यूटर, एक ही व्यक्ति, जैसे ह्यूमंस को देखा जाए तो हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेकिन कर सकते हैं। बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, कोई नए आविष्कार कर सकते हैं, प्लेन उड़ा सकते हैं, कार चला सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की विधाएं हम सबको सीख सके कर सकते हैं। तो क्या कंप्यूटर ऐसा कर सकता है अभी? सर, क्या हम जब कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सही में इज इट इंटेलिजेंट? द रीज़न दैट आई आस्क इज, हम लोग सर जब एज कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोग्राम करते थे, अगर प्रोग्रामिंग में अगर आम लोगों को अगर मैं समझाऊं कि जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति को समझाता हूं तो हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और भाषा में हम बात करते हैं। कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, उसको उसी भाषा को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अलग अलग C++, जावा। तो एसेंशियली जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडल्स हैं, जिसको हम LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, क्या सारे ऑलरेडी एक तरह से कि जो ह्यूमन बीइंग्स ने, जो इंसान ने प्रोग्राम किया है, तो वो आउटपुट देती है, या डज इट रियली हैव द कॉन्शियसनेस दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव? ये डिबेटेबल है। इस पे बहुत चर्चा आजकल हो रही है। दोनों पक्ष हैं इसके। अब कुछ कहते हैं कि है कुछ एक इंटेलिजेंस या कॉन्शियसनेस है, कुछ का कहना है कि नहीं है। ये मॉडल कैसे काम करते हैं मैं पहले ये बताता हूँ। हाँ सर, प्लीज़। ये आजकल के मॉडल्स में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, बिलियंस में। और उन पैरामीटर की वैल्यू कैसे फिक्स करें, उसके लिए इनको डेटा फीड किया जाता है। ओके। जैसे एक मॉडल को हमने ट्रेन किया, मान लीजिए कि पिक्चर्स में, इमेजेस में, तो उसको हमने लाखों करोड़ों इमेजेस इंटरनेट में जो डेटा है ऑलरेडी, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, उसको फीड किया। वो जो डेटा, वो इनपुट लेके उस पे ही वो मॉडल ट्रेन होता है। मतलब उन अपने पैरामीटर्स की वैल्यू वो फिक्स करता है इस इनपुट को लेके। एक बार उसकी पैरामीटर वैल्यू फिक्स हो जाती है, उसके बाद उससे कहते हैं कि अब आप अपना आउटपुट दीजिए। कोई एक इनपुट छोटा सा प्रॉम्प्ट दिए कि इस प्रकार की इमेज हमें चाहिए, उस पर आउटपुट दीजिए। तो वो जितने पहले के उसके सीखे हुए हैं, हालांकि इमेजेस नहीं स्टोर करता वो बस पैरामीटर की वैल्यूज उससे सीख के स्टोर कर लेता है, और उसके अनुसार वो एक इमेज नहीं बनाता है। तो जो इमेज बनाएगा कोई भी पुरानी इमेजेस नहीं होगी, उनसे सबसे अलग होगी, लेकिन उनसे सीखी हुई होगी। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई ऐसे ही तो ह्यूमंस भी करते हैं। हम जब कोई पेंटर आता है तो पुराने लोगों के एक्सपर्ट की पेंटिंग देखता है, उनसे सीखता है, समझता है, फिर उन्हीं के जो नई पेंटिंग वो बनाता है उन्हीं पे कुछ कुछ आइडियाज़ लेके वही आधार पे करता है। तो इसलिए ये भी उसी प्रकार से जैसे हम लोग करते हैं, एक कॉन्शियस हम उसको दिखाते हैं, उसको करते हैं, उसी वही से ये कर रहा है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि देखिए वो दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि ये जो पेंटिंग बना रहा है, इसको ये मालूम नहीं है कंप्यूटर को ये क्या है। कि पेंटिंग में एक घर है या पेड़ है या नदी, ये इसको नहीं मालूम। ये ब्लाइंडली पहली जितनी पेंटिंग थी उनके आधार पे एक पेंटिंग बना दे रहा है। और इसीलिए आप पाएंगे कि इस प्रकार की जो इमेजेस निकलती हैं उसमें छोटी छोटी गलतियां होती हैं। जैसे किसी ह्यूमन के लिए 5 उंगली हो जाएंगी, या एक कुछ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि वो ग्रेविटी का जो स्ट्रक्चर बनाया वो ग्रेविटी के हिसाब से तो कोलैप्स कर जाएगा। इस तरह की चीज़ें अभी भी दिखाई देती हैं। तो ये आर्गुमेंट होता है कि ये इसलिए ये एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड बट ब्लाइंड आउटपुट दे रहा है, समझ के नहीं दे रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
अपना अंडरस्टैंडिंग अभी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किए गए इवन म्यूजिक, जिसको जनरली म्यूजिक कहा जाता है, म्यूजिक या आर्ट, वो ह्यूमन बीइंग्स का क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, बट दे आर ऑल्सो एबल टू गिव एज ब्यूटिफुल क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज ह्यूमन बीइंग्स। तो हम कैसे इन्फर कर सकते हैं कि उनको समझ नहीं है? अगर मान भी लेते हैं समझ नहीं है, जो व्यक्ति उतना सुंदर गाना दे रहा है उनको भी तो उसी लेवल की समझ है कि एक तरह से हाउ डू यू डिफरेंशिएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हु हैज क्रिएटेड विज़ावी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंप्यूटर व्हिच हैज क्रिएटेड? वही जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे छोटी छोटी उसमें मिस्टेक्स मिलेंगी जो कि ह्यूमन नहीं करता। जो ह्यूमन एक्सपर्ट होगा, पेंटर होगा या आर्टिस्ट म्यूजिशियन होगा, तो उसके नोट्स, म्यूजिशियन के नोट्स वगैरह। सर कि अगर जैसे जैसे ये मॉडल्स और ट्रेन होती जाएगी, प्रोबब्ली ये, क्योंकि हम अर्ली डेज में है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू distinguish between a piece of art or any output created by a human being vis-a-vis created by a machine. बिल्कुल। And that brings me to the next question, sir, कि ये in fact काफ़ी एक डोमेन में, साइंटिफिक डोमेन में एक क्वेश्चन आता है जिसपे दोनों तरह की डिबेट होती है कि whether we live in a simulation और वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड। उसमें सर वेयर डू यू स्टैंड? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि नहीं, वी लिव इन अ सिमुलेशन, बट कई लोगों का कहना है कि नो, वी आर नॉट। सो आई बिलीव वी लिव इन अ सिमुलेशन, और वो नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप हमारी ट्रेडिशनल फिलोसफिकल पोजीशन देखें तो पूरा विश्व एक माया कहते हैं। माया का मतलब है इट्स इमेजिनरी, इट इज ओनली प्रोजेक्शन ऑफ समबडीज माइंड, द होल वर्ल्ड. So in a way, it is completely imaginary, simulated. So that is a very widely held traditional perspective. So I belong to that school. Okay, because ये तो सर आप वही बात कह रहे हैं जो इवन इलॉन मस्क भी एक तरह से कि he was till recently of the opinion कि we live in a simulation, or rather he said it is very difficult to prove that we are not living in a simulation. Yes, so that is the exact words that he said. सर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके दो बिंदु पर और चर्चा होती है। एक तो इसको रेगुलेट करना है कि नहीं करना चाहिए, और करे तो कैसे करे, और दूसरा है कि इससे जॉब्स अफेक्ट होती है कि ज़्यादातर जॉब्स, इफ़ वी आर एबल टू क्रिएट एवरीथिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन उस दिन दोनों के बारे में सर आपका क्या व्यू है? रेगुलेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक के पास इतनी पावर दे रहा है कि आप अब आजकल बड़ी डीप फेक इमेजेस, वीडियोस, ये सब बनने लगे हैं। आप देखेंगे तो लगेगा रियलिस्टिक है, आप उस पर विश्वास कर जाएंगे। और सोशल मीडिया के समय में तो और भी ये मुश्किल है, आपने एक कोई पोस्ट डाल दी और लाखों लोगों ने देख लिया और उसके लेके सबके विचार कुछ बन गए, जबकि एकदम वो गलत है। तो नेचुरली सोसाइटी को इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और इसीलिए रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। इतना आसान नहीं है लेकिन रेगुलेट करना, क्योंकि एक तो पता लगाना कि भाई वो रियल जो उसने पोस्ट किया रियल है नहीं, आज फिर भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक्स कुछ इस प्रकार की हैं जो मैं नहीं बोलूँगा। ये कर सकते हैं जैसे जब ओपन एआई शुरू हुआ था, इट वाज जो सोर्स कोड है उसको हम पब्लिक कर दें कि दैट इज जनरली इट वाज स्टार्टेड एज जो चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया है व्यूअर्स के लिए, दैट इज ओपन एआई, एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ नॉन प्रॉफिट ओपन विद सोर्स कोड। सोर्स कोड पब्लिक, सोर्स कोड का मतलब है अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स कि वो काम कैसे करता है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करता है, पीछे उन्होंने कोडिंग क्या किया, वो पहले पब्लिक डोमेन में देने के लिए कहा गया था, बट बाद में बिकॉज इट्स प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी एंड देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ कैपिटलिज्म की कोई भी सोर्स कोड पब्लिक होनी चाहिए कि नहीं, तो इज दैट द वे ऑफ रेगुलेटिंग इट, और इज देयर एनी अदर वे ऑफ? नो, यू कैन नॉट रेगुलेट दैट वे, क्योंकि आपने चलिए ओपन एआई को ओपन सोर्स कर दिया उसके कोड को,
चैट जीपीटी का मैंने उसको कॉपी किया, मैंने उसको मॉडिफाई किया और फिर वहाँ यूज़ कर रहा हूँ। वो तो ओपन सोर्स है नहीं। हाँ। तो आप ये तो रेगुलेट आप किस प्रकार से कर नहीं सकते। मेरा पूछने का ये था सर कि ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोर्स कोड ओपन कर दे तो दैट इज प्रोबेबली एक तरह से, बट देन उसको मॉनिटरिंग हाउ डू एनफोर्स इट? एनफोर्समेंट बहुत मुश्किल है उसका। इसको रेगुलेट करने का तरीका जो मुझे समझ में आता है वो ये कि नंबर 1 लार्ज स्केल अवेयरनेस कि भाई ये करना ठीक नहीं है, गलत है। नंबर 2 सीरियस पेनल्टीज एसोसिएटेड। अगर आप जानबूझ के कुछ इस प्रकार का कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद पेनल्टी होनी चाहिए, तभी आप थोड़ा रोक सकते हैं लोगों को करने से, वरना बहुत मुश्किल है। सर वर्ल्ड वाइड फियर जनरली एक अप्रीहेंशन है, फियर नहीं अप्रीहेंशन रहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स क्योंकि ये इसके बारे में सर और रादर वन मोर व्यू इज इससे नए सेट ऑफ जॉब्स भी क्रिएट होगी। तो इससे जॉब्स जो कई ट्रेडिशनल टाइप के जॉब्स हैं वो जरूर जाएंगे, लेकिन मैं आप सहमत हूँ कि इससे बहुत नए जॉब्स भी बनेंगे। एक पहले का उदाहरण लें, जब कंप्यूटर्स आए थे तो एक बहुत पूरे देश में बहुत सारे लोगों को डर था कि भाई टाइपिस्ट हो गए, वो लिखने वाले क्लर्क्स हो गए कि भाई ये तो हमारा नौकरी लेके चले जाएगा। बहुत अपोजिशन हुआ था कि कंप्यूटराइजेशन नहीं कराएंगे हम। लेकिन अब आज देखिए वो कुछ जॉब्स तो कम हुए, लेकिन कितने नए जॉब्स क्रिएट हुए कंप्यूटर्स की वजह से। करेक्ट सर। ऑटोनोमस ड्राइविंग के बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशन रादर, तो डू वी सी जो ऑटोनोमस जो ड्राइविंग है जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, ऑल ऑटोमोबाइल्स कैन ट्रैवल ऑन देयर ओन, की 1-2 डेकेड में वो होगी, या डू यू सी दैट इट विल टेक इवन मोर टाइम? हाँ, एक डिकेड में आ जाएगी ऑटोनोमस ड्राइविंग, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि वहाँ पे ये इकोनॉमिक भी होगी। वहाँ पे ड्राइवर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ऑटोनोमस ड्राइविंग वहाँ पे जल्दी आएगी, आ ही रही है। हमारे देश में इसमें चैलेंज थोड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर्स उतने एक्सपेंसिव नहीं हैं, तो इकोनॉमिकली ये वो प्रॉफिटेबल शायद नहीं होगा। सर अगला मैं आता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जनरली सोशल मीडिया में क्रिप्टो करेंसीज रहती है, विच इज़ मोर ऑफ अ स्पेकुलेशन रादर देन एनीथिंग एल्स। तो भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डू यू थिंक, और सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर ये एक्सप्लेन करिए आम लोगों के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, और दूसरा कि व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, हैव वी हार्नेस्ड इट, और व्हाट मोर कैन वी डू? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत आसानी से उसको बताया जा सकता है कि एक डेटा स्टोरेज का तरीका है। और ये तरीका विशेष इसलिए है कि इसमें एक बार डेटा स्टोर हो गया तो उसको कोई बदल नहीं सकता। जिसने स्टोर किया वो भी नहीं बदल सकता। उसको चाहे जितनी भी परमिशन हो लिखने की, इरेज करने की, लेकिन वो बदल नहीं सकता। कुछ भी उसमें बदलाव कर सकता है, लेकिन जैसे ही बदलाव करेगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो डेटा इंटीग्रिटी को बना के रखने के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी उपयुक्त है। इसका पहला प्रयोग तो क्रिप्टो करेंसी में हुआ था कि वहाँ पे बिटकॉइन नेटवर्क है या इथेरियम नेटवर्क है, उन सब में क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं उनका वेरिफिकेशन, तो जो भी एंट्रीज हैं उसमें वो टैम्पर प्रूफ होनी चाहिए, जो उनके जो लेजर है उसको। तो इसलिए बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर जरूरी नहीं है होना। इट्स ए लेजर विच इज where the entries cannot be tampered with. It can be decentralized or it can be centralized. दोनों possibilities ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज वर्जन इसका प्रयोग हुआ, लेकिन सेंट्रलाइज वर्जन के भी इसके कई उपयोग हैं। जैसे कि उदाहरण एक है कि हमारे देश में एक लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं ये बड़े ही
कंट्रोवर्सी रहती है इनके चारों तरफ, ओनरशिप के लिए झगड़े होते हैं। हाँ, ओनरशिप को लेके झगड़े होते हैं, मेरा पेपर सही है, तुम्हारा पेपर सही है। लैंड रिकॉर्ड कहीं स्टोर किए जाते हैं, तो ये इस तरह के केस भी पाए गए हैं कि वो पीछे से जाके किसी ने बदल दिया उसकी ओनरशिप को। मैं सोच रहा हूँ मेरा ओनर है, मैं ओनर हूँ, पता चला कि रिकॉर्ड्स में किसी कोई और ओनर हो गया। तो और ये फिर लिटिगेशन और सब प्रकार के इसके झगड़े होते हैं। यदि हम लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन में स्टोर करें, और ये सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, नॉट डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, सेंट्रलाइज्ड लेजर, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक बार एंट्री हो गई उसमें तो वो एंट्री इरेज नहीं हो सकती। जिसके भी नाम का रिकॉर्ड है, अब पहला रिकॉर्ड ही गलत एंटर हुआ हो तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार अगर सही एंट्री हो गई तो उसको फिर आप और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर में हमेशा ये खतरा रहता है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर रॉन्गफुल पर्पसेस। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर को क्रिमिनल सिंडिकेट यूज कर सकते हैं, कि जैसे क्रिप्टो करेंसीज। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर एक्चुअली में कहने के लिए बहुत, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे बिटकॉइन में डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, कोई सुपर पावर या कोई सेंट्रल पावर नहीं है जो कि सब कंट्रोल कर रही है, चेक कर रही है, सब कॉमन पीपल मिलके इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो बिटकॉइन नेटवर्क के भी करीब 300 करीब लोग हैं इस समय वर्ल्ड वाइड, जब जिनकी की कंप्यूटेशनल पावर 50% से अधिक है। तो इसका मतलब ये 300 यदि मिल जाएं तो जो चाहे कर सकते हैं बिटकॉइन नेटवर्क के साथ। इसलिए अधिकांश कंट्रीज उसको लीगलाइज भी इसीलिए सबके एप्रीहेंशन है। जो 300 में है, आधे से ज़्यादा लोग नॉन क्रिमिनल्स हैं, तो आप क्या ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहेंगे, या फिर एक लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहेंगे? So what you're saying is blockchain technology can be used in many applications like land records to ensure data integrity. Yes. बिल्कुल. But cryptocurrencies का it has its own challenges because जैसे आपने कहा decentralized में कुछ लोग मिलके monopoly कर सकते हैं। और सर नेक्स्ट मैं आता हूँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आज की तारीख में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन ख़ास तौर पे एक अलग दुनिया में, मोबाइल में, गैजेट्स में ही रहती है। तो साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे डेटा ऑनलाइन लोग स्टोर करते हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इसमें व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू सजेस्ट दैट कॉमन मैन शुड टेक टू इंश्योर कि किस किस चीज़ के बारे में अवेयर रहनी चाहिए? स्कैम कॉल्स बहुत आती है और ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत आती है, किन किन चीज़ों को लेके सतर्क रहना चाहिए? इसमें सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ जो साइबर अटैक्स हैं वो बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। मतलब अभी कुछ मैंने अटैक्स के सुना जिसमें कि एक व्यक्ति के पास फ़ोन जाता है कि आपका बेटा यहाँ पे हमें मिला है जो उसने कि कोई मर्डर कर दिया है। तो कहते हैं बात कराओ, तो वो बेटे से बात कराता है। बेटा आपकी आवाज़ में उनको बोलता है कि पापा मैंने मुझे गलती से हो गया, ये हो गया। और फिर वो होता है कि भाई आप इतने पैसे यहाँ पे दे दीजिए, मैं कुछ करता हूँ सेटल करने के लिए। तो व्यक्ति और नेचुरली घबरा के कुछ भी कर सकता है उस समय। तो ये सब वो फेक ऑडियो हाँ, वो AI टेक्निक्स को यूज करके उसने पूरा उसका वॉइस मिमिक करके बता दे, उसको सुना दिया। तो अब सवाल ये है कि इस प्रकार का हमारे आपके पास भी एक बार आएगा तो हम भी घबरा जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसलिए सबको सतर्क रहने की, समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी कॉल या मैसेज आए कि अचानक से कुछ एक बहुत गड़बड़ चीज़ हो गई है कि आपको कुछ के लिए ठीक करने के लिए पैसे देने होंगे, पहली जो आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि कहीं ये फेक तो नहीं है। तो आप वेरीफाई करिए पहले उसको। किसी का फ़ोन आता है कि बेटे का है, तो पहले बेटे को फ़ोन पे कॉल कर लिए, उसके पास भी तो फ़ोन है, कॉल हिम ऑन द फ़ोन, फाइंड आउट कि वो क्या कर रहा है। मतलब इसमें सतर्कता ही, बिल्कुल सतर्कता ही, वरना तो हम
कोई बिकॉज टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाएगी उतने ही लोग मिसयूज करने वाले रहेंगे. वी हैव टू बी केयरफुल. बिल्कुल. देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू दिस कि क्या, क्योंकि मुझे याद है सर जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे तब भी हम हैकिंग के बारे में देखते थे. उस वक्त तो एथिकल हैकिंग के बारे में भी लोग बोलते थे. और आज हम तो देखते हैं कि जो इसका मिसयूज है एक तरह से कि ज़्यादा ही हुआ है. द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, कोई किसी का प्रोफाइल बना के व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं या सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं. टेक्नोलॉजिकली इज इट पॉसिबल टू स्टॉप और इट्स मोर ऑफ अवेयरनेस एंड सोशल एंगेजमेंट? नहीं, इसमें तीन चीज़ों का मिक्सचर होगा. एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजिकल भी टूल्स हम बना सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली सर्च करके डिटेक्ट करें कि भाई ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है, फ्लैग करें कि ये. और तीसरा लॉ इन्फोर्समेंट. अभी हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है, बल्कि हमारे यहाँ क्या विश्व भर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो कोप अप नहीं कर पा रही. तो कोई आज के डेट में साइबर क्राइम होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल थाने के पास क्षमता ही नहीं है. तो एक सेंट्रलाइज एक लखनऊ में आता है. साइबर पुलिस स्टेशंस है जो जनरली सर, जो मैंने भी कुछ केसेस जो ऑब्जर्व किया है उसमें अगेन चुनौती यही होती है कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक. कि जैसे कोई VPN यूज़ करता है और वो इतनी जगह से ये होके आती है, तो आप सर इवन अगर अमेरिका की भी बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा भी देंगे तो हमने जितना देखा है सर कि इट्स नॉट द विलिंगनेस, और जब कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजिकली वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेट टू द ओरिजिनल पॉइंट. तो वो बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड इन सच ए वे कि आप सर डार्क नेट के बारे में भी आई थिंक मैनी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काफ़ी देखती है. टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड इन ए वे वेर इन इट हैज़ ऑल्सो गिवन सॉर्ट ऑफ टूल्स फॉर मिसयूज, कि उसको एक तरह से कि उसका फ़ायदा बहुत है बट देन उसका मिसयूज भी लोग कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. तो इसके लिए हमें मल्टी प्रॉन्ग मेथड अपनाना होगा. एक तो इन्वेस्टिगेटिव टूल्स होने चाहिए कि जो कि जिनके पास पुराने पहले रिकॉर्ड्स होंगे, किस किस तरीके के क्राइम से अटैक्स हुए हैं, पैटर्न्स हुआ मैच करके बता सकें कि भाई ये जो करंट आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इस प्रकार का लग रहा है, इस टाइप के ग्रुप्स ने पहले किया था, हो सकता है उन्हीं ग्रुप में अभी भी इन्वॉल्व हो, और इसमें कैसे एविडेंसेस कलेक्ट किए. दूसरा, जैसे कहा कि VPN के पीछे अटक गया या कहीं एक ऐसी चीज़ आ गई कि उसके आगे आप जा ही नहीं सकते, तो उसके लिए आप ट्रैक चेंज करें. भाई आफ्टर ऑल कुछ मनी ट्रेल होगा उसका. मनी ट्रेल आजकल नॉर्मल मनी ट्रेल हुआ बैंक से तो 1-2 आप पता लगा सकते हैं कहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है. क्रिप्टो करेंसीज पे भी आप आजकल लोग काफ़ी इस तरह के इलीगल काम करते हैं. तो टूल्स हमारे पास चाहिए जो क्रिप्टो करेंसी में भी मनी ट्रेल पकड़ सकें. वो मुश्किल होता है लेकिन संभव है फिर भी. तो इस तरीके के अलग अलग टेक्निक्स को कंबाइन करके हम इस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं. अभी मैं आता हूँ कि क्योंकि सर आप IIT कानपुर में प्रोफेसर है, वहाँ जनरली सारे बहुत इंटेलिजेंट लोग ही आते हैं. तो जब हमारे गांव में या इवन शहरों में जब प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कई बच्चों को लगता है, हमें मैथ्स को लेके डर लगता है कि आप तो सर उस जगह पे जहाँ पिनाकल ऑफ कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एट्सेट्रा. तो क्या समाज में, क्योंकि हमें सर जो मैंने महसूस किया है बहुत बार ये डर आधा इसलिए लगता है कि क्योंकि इट इज़ नॉट टॉट इन अ वे दैट इज़ अट्रैक्टिव or that is made to look easy. Is it that we can do something to make it attractive or easy, या आपको लगता है कि नहीं, ये कुछ लोगों को अगर मैथ्स डिफ़िकल्ट है तो then they should look for something else, कि क्या इसमें आपका राय है? नहीं, बेसिक मैथ्स तो सबको आनी चाहिए क्योंकि उनके सबके जीवन में बहुत यूज़फुल रहती है. और एकदम मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चों को कई बार मुश्किल इसलिए लगता है कि ठीक से पढ़ाया नहीं गया. कुछ एक उसको इतना मुश्किल बना के उनके सामने रखा जाता है कि वो घबरा जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही
समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए अब आजकल टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, तो इसके लिए जो आज मैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम कर भी रही है कि जो अच्छे मैथ्स के टीचर्स हैं स्कूल लेवल के, उनको लेके वीडियो रिकॉर्ड किए जाएं लेक्चर्स उनके कि किस हर एक टॉपिक पे, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जो हर जगह कोने कोने में गांव में भी बच्चे उनको देख के एक ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई मैथ्स का कंसेप्ट कम क्या है, उसको कैसे समझें। तो इस पे वीडियोस बना के उनको सब जगह देना, मतलब ऑडियो विजुअल टेक्निक्स को यूज करते हुए सब्जेक्ट, और अच्छे टीचर्स जो कि बच्चों के स्तर पे जाके उनको समझा सके। हाँ, मतलब अगर कोशिश करेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना पहले लगता है। हमने सर यही महसूस किया, बहुत बार ऐसे लगता था जैसे हमने अभी आपसे जैसे हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, जब मुझे पहले हिंदी आती नहीं थी, हिंदी धीरे धीरे सीखा है। पहले तो जब नए इंग्लिश भी नहीं आती थी, जब हम कन्नड़ा मीडियम में हम पढ़ते थे गांव में, उस वक्त ना इंग्लिश आती थी, वो हिंदी भी नहीं आती थी। आज भी ऐसे नहीं, मैं मान नहीं सकता हूँ 100% आती है, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली स्पीक। सो मैं बच्चों को सर आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ, इट माइट लुक लिटिल डिफिकल्ट, बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप तो मैं बस एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। अच्छा। तो जब मैं IIT आया तो मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी बिल्कुल। बड़ी मुश्किल होती थी क्लास में भी समझना कि क्या कह रहे हैं। लेकिन समय के हिसाब से सीख गए सर IIT कानपुर में जो इंजीनियरिंग करते होंगे तो उनको तो नौकरियां तो मिल जाती होगी, बहुत आसानी से मिल जाती है, और एक नहीं 2-4 नौकरी मिल जाती होगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, यूथ होंगे जो IIT में एंट्रेंस नहीं पा पाए हैं, और कॉलेजेस में होंगे और स्ट्रीम्स में होंगे। उनको सर अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ऐसे चीज़ आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आप तो जो क्रीम ऑफ द क्रीम आप देखते हैं IITs में, तो क्या ऐसी चीज़ है जो वो अपना सकते हैं टू बी सक्सेसफुल इन देयर करियर, वेदर टू गेट अ जॉब और हायर स्टडीज़? इसमें मेरे विचार से सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो है मेहनत। कई बार लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस नहीं है उनमें तो वो उतना अच्छा नहीं कर सकते, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बहुत लोग हैं, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने बहुत देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने मेहनत नहीं करी वो कुछ विशेष नहीं कर पाए, लेकिन जो थोड़ा उनसे कम इंटेलिजेंट थे मेहनत की वजह से बहुत आगे निकल गए। तो बिना निराश हुए मेहनत करना वो सबसे आवश्यक है आपको आगे ले जाने में। जो इंटेलिजेंस है तो मतलब एक बेसिक इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए, अधिकतर में होती है। तो ऐसा सब्जेक्ट ले लें जो कि आप उसको साथ कंफर्टेबल हों और उसी में मेहनत करें, तभी आपको सक्सेस मतलब लगभग निश्चित है आपकी होगी। सर आप जब यंग रहे होंगे, या आप सोचते थे कि आपने बीटेक भी IIT कानपुर से किया है, फिर वही PhD किए, अभी आप वही प्रोफेसर हैं, तो क्या आप सोचते थे कि नहीं सब रहेगा, कि या इतनी सक्सेसफुल आप होंगे, आपको पद्मश्री भी मिली है? नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। बल्कि मेरा तो कुछ इस प्रकार से रहा है कि जब मैं पढ़ा हुआ हूँ प्रयागराज में, तो वहाँ जब हिंदी मीडियम से थे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे 11th-12th, तो मेरे बड़े भाई थे 2 साल, तो उन्होंने। आप 11th-12th गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं प्रयागराज में? तो ओके। तो मेरे बड़े भाई थे, 2 साल बड़े थे, तो उन्होंने कहा तुमको JEE एग्ज़ाम देना चाहिए इंजीनियरिंग में। उन्होंने कहा ठीक है देते हैं, भर दिया। एक उस समय अग्रवाल को कोचिंग क्लासेस होती थी, पोस्टल कोचिंग करते थे, तो वो भी किया। एग्ज़ाम लिखा, लेकिन कोई आइडिया ही नहीं था मुझे कि एग्ज़ाम में कितना अच्छा। मुझे लग रहा था कि मैंने अच्छा नहीं किया एग्ज़ाम। 100 में से मैथ्स में शायद 60-65 ही किया। मैंने कहा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। और जब रैंक आई तो एकदम आश्चर्यचकित कि अरे इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई। तो कब थोड़ा शायद दिमाग में आए, कभी ये भी आया कि शायद
थोड़ा किस्मत ने साथ दे दिया कहीं पे। तो आईआईटी में आए तो यहाँ भी बहुत सारे स्मार्ट लोग थे हर प्रकार के। तो कभी ऐसा, हालांकि मैंने अच्छा ही किया बुरा नहीं किया अपनी पढ़ाई में, लेकिन कभी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं कोई बहुत स्पेशल हूँ जिसकी जो मुझे बहुत आगे मैं जा सकता हूँ। रिसर्च में जब शुरू किया तो रिसर्च में भी दुनिया भर के रिसर्चर्स से मुलाकात होती थी। वो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स मुझे लगते थे कि ये सब अपने इतना नाम कमाया है, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ, तो बात करने में भी हिचक होती थी उनसे। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि भाई मैं कोई बहुत ही बड़ा रिसर्चर हूँ और बहुत सारे अवार्ड में जीतने वाला हूँ। बस एक चीज़ मैंने की जिसका कि इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि मैंने मेहनत बहुत करी। मेहनत बहुत की, हाँ। अपने जो भी रिसर्च का टॉपिक था जिसकी वजह से कई मुझे अवार्ड्स मिले, वो एक प्रॉब्लम थी जिसमें मैं 4 साल मैंने काम किया। सर क्या है, अगर आम इंसान को समझा सकते हैं आपके रिसर्च टॉपिक क्या था? क्योंकि मैंने वो समझने की कोशिश की कि प्राइम नंबर्स और पॉलिनोमियल्स लिखा था, बट आप आम आदमी को हमें भी उसी कैटेगरी में डालते हुए समझाइएगा रिसर्च टॉपिक क्या था, क्या आपने पाया? ये नंबर्स जो हैं उसमें हिंदी में जिसको अविभाज्य संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर वो हैं जिनको कि उनके कोई फैक्टर नहीं है छोटा। हाँ। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, जबकि 9 जो है 3 into 3 है, तो 3 into 3 9 है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और 11 को डिवाइड करने वाले कोई छोटा नंबर नहीं है। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 11 प्राइम। तो ये प्राइम नंबर है। और एक बेस जिसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये कहती है कि कोई भी नंबर को आप विभाजित कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में और यूनिकली कर सकते हैं। जैसे 15 हुआ तो इसको 3 into 5, 2 प्राइम का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 15 है, और एक ही तरीका है इसको प्राइम नंबर्स के में विभाजित करके लिखने का। कोई भी नंबर दीजिए उसको इस प्रकार से किया जाता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है सारे नंबर्स के। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 15 का बिल्डिंग ब्लॉक 3 into 5, 3 into 5, ठीक। 21 का 3 into 7, 3 into 7, ठीक है। तो इसलिए प्राइम नंबर्स गणित में, नंबर थ्योरी जो उसकी विधा है, उसमें बड़े महत्वपूर्ण अपना स्थान है इनका। बहुत प्रयास किया गया है सैकड़ों सालों से प्राइम नंबर्स को समझने का कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज यदि हम अच्छे से समझेंगे तो सारे नंबर्स की प्रॉपर्टीज हम उसमें निकाल सकते हैं। तो एक जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में शोध हुआ है, एक जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार की है कि भाई कोई नंबर दिया है तो हम कैसे बताएं ये प्राइम है या नहीं है। ओके। एक तरीका तो ये है कि आप, जो कि हमने स्कूल में सबने सीखा है, कि कोई भी नंबर दिया है, जैसे 21 दिया तो 2 से डिवाइड करिए, नहीं जाता। 3 से डिवाइड करिए, डिवाइड हो गया, तो ये प्राइम नहीं है। हाँ। अगर आपको 29 दिया तो 2 से डिवाइड करिए, नहीं गया। 3 से करिए, नहीं गया। 4 से नहीं गया। 5, 6, 7, 8, 9 सारे नंबर से डिवाइड करते जाइए, किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ 28 तक, तो आपने कह दिया कि 29 प्राइम नंबर। तो ये एक तरीका है। ये तरीका छोटे नंबर के लिए तो चलता है, ठीक है, लेकिन यदि आपको बड़े नंबर दिए गए, हाँ, बड़े से मतलब 100 डिजिट बड़े, तो अगर ये तरीके से आप प्रयास करेंगे तो आप करते ही रह जाएंगे, क्योंकि इतने अधिक डिवीजन आपको करने होंगे जो कि पूरे ही नहीं होंगे। उसका कैलकुलेशन लोग किए कि अगर 100 डिजिट का नंबर दुनिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर को लेके आप डिवीजन प्रारंभ करें इस प्रकार से, तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन डिवीजन नहीं खत्म होंगे उसके। तो इसलिए ये तरीका जो है बड़े नंबर्स के लिए उचित नहीं है। अब प्रश्न आता है कि भाई बड़े नंबर का आपको क्या करेंगे आप 100 डिजिट नंबर का? उसका उत्तर ये है कि आज
कि जितना फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो सब आप पासवर्ड या कुछ भेजते हैं जो कि कोडेड फॉर्म में जाता है, एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्टेड, हाँ, एन्क्रिप्टेड माने कोडेड फॉर्म में आप उसको एन्क्रिप्शन। इस प्रकार के सारे एन्क्रिप्शन जितने हो रहे हैं उनमें 200-300 डिजिट के प्राइम नंबर्स का प्रयोग होता है। ओके, उनके बिना ये इस प्रकार का उसको कहते हैं 32 बिट एन्क्रिप्शन या वो अलग है 64 बिट एन्क्रिप्शन, 1024 बिट, 2048 बिट, वो नंबर बताता है कितना बड़ा प्राइम नंबर आप लिए हैं। ओके, तो इस प्रकार की कोई भी एन्क्रिप्शन संभव नहीं है बिना इतने बहुत बड़े प्राइम नंबर्स के। सो सारे एन्क्रिप्शंस जो होता है, तो जैसे हम कोई मैसेजिंग ऐप में आता है आपकी मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, दैट इज एन्क्रिप्टेड बाय प्राइम नंबर्स। एन्क्रिप्टेड बाय प्राइम नंबर्स। देखिए ये आम इंसान को हर आदमी देखता होगा कि उनके मैसेज में आता है कि एन्क्रिप्शन। आपने वही कहा कि ये मैं कैसे मैथमेटिक्स आपकी दैनिक लाइफ में ये है कि अगर ये प्राइम नंबर ना होता आपकी मैसेज एन्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता। हाँ, व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन संभव नहीं था, कोई भी ऐप में एन्क्रिप्शन संभव ही नहीं हो पाता, व्हाट्सएप हो या कोई और। हाँ सर, ठीक है, आगे। तो इसलिए हमें जानना चाहिए, आवश्यक है कि कोई बड़ा नंबर प्राइम है कि नहीं, क्योंकि हमें उनका प्रयोग करना है। और एक ही तरीका मालूम है, अगर कोई 100 डिजिट का प्राइम नंबर हमें ढूंढना है, एक ही तरीका हमें मालूम है। कोई भी एक रैंडम नंबर 100 डिजिट का ले लीजिए और टेस्ट करिए वो प्राइम है कि नहीं। प्राइम है तो हो गया काम, नहीं प्राइम है एक और नंबर पिक करिए, उसको टेस्ट करिए। तो इसलिए टेस्टिंग ए लार्ज नंबर कि भाई वो प्राइम है कि नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और समय के साथ से महत्वपूर्ण और भी हो गया, जब से ये डिजिटाइजेशन हुआ और एन्क्रिप्शन इस प्रकार के आए, तब से तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया। तो इसलिए हमें इसके टेस्ट करने के लिए एक बहुत फास्ट मेथड चाहिए, क्योंकि तभी हम एन्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से कर पाएंगे। तो कई मेथड आविष्कार हुए जो उनमें, लेकिन हर एक मेथड जो था उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक था। कुछ मेथड बहुत फास्ट थे, लेकिन उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं थी। कभी कभी वो गलती कर जाते थे। कुछ मेथड फुल्ली एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट, लेकिन वो फास्ट नहीं थे। कुछ मेथड फास्ट थे, थियोरेटिकली एक्यूरेट थे 100%, लेकिन ये प्रूफ नहीं था कि ये एक्यूरेट है 100%। उसका प्रूफ करना इतना मुश्किल था कि कोई प्रूव नहीं कर पाया कि पूरा एक्यूरेट 100% एक्यूरेट। तो ये एक चैलेंज था कि भाई आप क्या एक फास्ट मेथड, किसी भी लार्ज नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं इसको टेस्ट करने के लिए फास्ट भी हो और 100% एक्यूरेट हो, सिर्फ थियोरेटिकली ना हो कि प्रैक्टिकली प्रूव कर पाए। राइट, तो प्रूव भी कर पाए कि एक्यूरेट। तो ये प्रॉब्लम थी जो सन 1998 में मैंने इस पे काम प्रारंभ किया। बहुत सोच विचार के नहीं किया, एक रिसर्च पेपर मैं पढ़ रहा था जिसमें कि कुछ टेक्निक उन्होंने नई बनाई थी, तो लगा कि इस टेक्निक का और प्रयोग हो सकता है, किसमें करें, तो चलो इस प्रॉब्लम में करते हैं। और उसको कर लिख के कुछ किया, प्रयोग करके किया, तो एक नया मेथड हमने निकाला, लेकिन उसके साथ भी फास्ट था, लेकिन वो कहीं गलती करता था। कभी कभी उसमें था कि कभी कभी गलत उत्तर दे देगा। तो 1998 की बात है, लेकिन मुझे मन में एक ये कीड़ा था, घुस गया था कि मैं इसको जो कभी कभी गलती करता है। उस वक्त आप आईआईटी कानपुर में? हाँ, आईआईटी कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर था। कि इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो उसको फिक्स करने का प्रयास मैंने शुरू किया। तो उस समय जितने रिसर्चर्स से और इस में था देश विदेश में, जब मैंने थोड़ा बताया कि मैं आजकल इस पे काम कर रहा हूँ, तो सबने कहा भाई गुड लक, ये आसान नहीं है। एक आध से मैंने प्रयास किया कि आप कुछ इंटरेस्टेड होंगे मेरे साथ इस पे काम करने में, तो उन्होंने कहा हाँ श्योर राइट मी ए मेल। और फिर उसके बाद कभी जवाब नहीं आया उनका। तो ये स्पष्ट था कि भाई मुझे कि ये इस पे लोगों का जनरल सोचना ये है, रिसर्चर्स का, कि ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है और ये मेरा जो तरीका है, अप्रोच जो है, वो चलेगी नहीं।
लेकिन बस जो मैं विशेषता मानूंगा सिर्फ यही कि मैं निराश नहीं हुआ। मेरे में कन्विक्शन था कि ये होगा। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। 2001 में मेरे 2 बीटेक स्टूडेंट नीरज कायल, नितिन सक्सेना बीटेक प्रोजेक्ट करने आए। ओके। तो मैंने कहा ये भाई कोई एक्सपेरिमेंट रन करना है, मेरे पास एक मेथड है जो कि मुझे लगता है कि ये सही मेथड है, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पा रहा। तो मेरा ये मेथड ऐसा था, मैंने तब तक मेथड निकाला था जो कि फास्ट था। मुझे लग रहा था कि 100% एक्यूरेट है, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पा रहा था कि एक्यूरेट है। मैंने कहा जरा एक्सपेरिमेंट रन करते हैं इस पे कि एक्यूरेट है कि नहीं। ओके। तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे, 6 महीने करीब 10 बिलियन नंबर्स तक हमने टेस्ट किया, सब में सही था। ओके। जस्ट क्यूरियस सर, कंप्यूटर प्रोग्राम किस उस वक्त तो सी लैंग्वेज हाँ, उस समय सी लैंग्वेज थी। हाँ, सन 2002 की बात है। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा दिसंबर तक हो गया था। मैंने कहा आप इसको चलो हम लोग प्रूव करते हैं, बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट। तो हमने प्रयास करना शुरू किया प्रूव करने का। मेरे कुछ पुराने आइडियाज़ थे वो मैंने लेके आया उस पर। तो उस पर काम करते करते और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए बहुत ही इंटरेस्टिंग। नितिन ने पीएचडी करने के लिए अप्लाई किया था यूएस में, और नीरज का सोचना था कि वो TIFR में करेगा पीएचडी, तो उसने TIFR में अप्लाई किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो नितिन के सब जगह से रिजेक्शन आ गए। ओके। तो अप्रैल की बात होगी मेरे ख्याल से। तो फिर नितिन ने डिसाइड किया कि भाई मैं फिर तो यहीं से पीएचडी करता हूँ। ओके। तो फिर नीरज ने सोचा कि भाई ये नितिन ने ज्वाइन किया तो मैं भी यहीं ज्वाइन करता हूँ। वो TIFR गया ही नहीं, इंटरव्यू देना था उसको, नहीं गया। तो उसने सोचा कि यहीं ज्वाइन करेंगे। फिर मैंने कहा अब तुम लोग यहीं ज्वाइन कर रहे हो तो अब गर्मियों में अब टाइम है, तो चलो गर्मियों पे इस पे काम करते हैं। वी से श्योर। तो मई जून हमने काम किया, और जुलाई के पहले हफ्ते में वी सॉल्व्ड इट। ओके। तो अगर आप देखें तो ये दोनों बच्चे बीटेक स्टूडेंट जस्ट ग्रेजुएट किए थे, अभी पीएचडी प्रारंभ भी नहीं किए थे। और ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें कि आपको 1-2 पीएचडी मिल जाए। हाँ। तो फिर हमने उसको लिखा, फिर सर्कुलेट किया। 6 अगस्त को, अभी भी डेट मुझे याद है, मैंने ईमेल करी थी करीब 8-10 लोगों को। ओके। पीयर रिव्यू के लिए या नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए हमने कर दिया, ये हमने सॉल्व कर दिया। 2 दिन के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स से मेरे पास कॉल आ गया कि आपको इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इंटरव्यू लिया उन्होंने, छापा 8 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल था। और मतलब हमारी वेबसाइट पे जो पेपर की कॉपी हमने अपलोड करी थी, 1-2-3 दिन में करीब 10-20 लाख बार डाउनलोड हुआ पेपर हमारा। अच्छा। वो उस समय की बात है, 2002 की बात है। फॉर्मूला था कि प्राइम नंबर है कि नहीं इसको बताने के मेथड, लिए फॉर्मूला मेथड जो दिया था, वो मेथड था मेरे पास पहले का, जो मेरा सोचना था कि ये सही है मेथड, लेकिन प्रूफ नहीं था उसका। तो जो हमने बाद में किया वो प्रूव किया उसको कि ये 100% एक्यूरेट मेथड है। तो फिर आपने एक पेपर पब्लिश करते हैं सर, फिर पीयर रिव्यू होती है। फिर वो एक तरह तो पीयर रिव्यू से पहले ही हमने तो अपलोड कर दिया। वो हमसे पीयर रिव्यू तो वे कहिए 1 दिन के अंदर हो चुका था। जो मैंने मेल किए थी वर्ल्ड के टॉप मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट को किया था, उन्होंने फौरन पढ़ के ऑलरेडी और कहा कि एकदम सही है। उन्हीं में से एक ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि देखिए बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कवरी है। वो उनका इंटरव्यू आया, फिर हर जगह से काफी ज्यादा मेल ये लगा होगा कि हाँ ये हमने ढूंढ लिया है, जो यूरेका मोमेंट कहते हैं। तो उस वक्त कैसे लगा? उस वक्त तो ऐसा लगा होगा कि दुनिया को मुट्ठी में कर नहीं, ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। डाउट था कि अभी भी होगा। नहीं, मैंने पक्का मैं ही सोच रहा था। इनफैक्ट मैं अपनी बेटी को स्कूटर में लेके स्कूल छोड़ने जा रहा था उस समय। तो और मेरी आदत है कि कुछ भी मैं करता हूँ तो दिमाग चलता रहता है, अपने जो भी विचार प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो अचानक से मैंने एक जो जहाँ पे अटका हुआ था, एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि हाँ इस तरीके से सॉल्व होगा। तो मेरा एक ही इमोशन था, रिलीफ का।
4 साल से मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, कितनी बार फेलियर हो चुका है, फिर सोच के कि नहीं कोई नहीं, फिर से कोशिश करनी है, फिर से कोशिश करनी है, तो एक कंप्लीट रिलीफ कि अब हो गया, अब इसके बाद और नहीं इस पे काम करना है। हाँ। तो एक तरह से कि मैथमेटिकल डिस्कवरी आप कह सकते हैं कि दैट केम इनटू लाइट। हाँ, तो अच्छा, हमने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा ये पॉपुलर होगा। हमने सोचा था कि अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो लेकिन उसका जो रिसेप्शन था वर्ल्ड वाइड वो बहुत ही इज इट यूज्ड इन एनी एप्लीकेशंस आल्सो सर? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होता है मैथ्स का? प्रैक्टिकल मैंने बताया, जैसे ये एप्लीकेशन, जैसे कि बड़े नंबर प्राइम टेस्ट करना है कि प्राइम है कि नहीं, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन में मैथ्स, इनका आधार ही मैथ्स है, करेक्ट। बिना मैथ्स के आज एन्क्रिप्शन, बल्कि मैं कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैथ्स की क्या आवश्यकता है, तो अगर आप सोचें तो मैथ्स आज मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा आधार ही मैथ्स है। आप कहीं से शुरू करिए, एरोप्लेन उड़ता कैसे है, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, उसके लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करते हैं, फ्लो कैलकुलेट करते हैं, कितना थ्रस्ट होना चाहिए, कितने प्रेशर पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये सब उन मैथमेटिकल इक्वेशन से ही निकालते हैं, और उसी हिसाब से प्लेन डिज़ाइन होता है। अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना विंग्स का कितना शेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना थ्रस्ट, कितनी स्पीड पे प्लेन जाना चाहिए, इंजन की कितनी पावर होनी चाहिए, कुछ नहीं हम निकाल पाएंगे। टेक्नोलॉजी का बेसिस ही मैथ्स है, बट आम लोग उसको इतना रियलाइज इसलिए नहीं करते हैं कि बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि बिकॉज समबडी एल्स इज डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी, वी सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स को हम एंजॉय करते हैं टेक्नोलॉजी का और मैथ्स का। तो सर थैंक यू सो मच। आज हमें लगा कि जैसे आप बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपने बहुत सुंदरता से अपनी बात रखी, और जैसे आपकी डिस्कवरी के बारे में जैसे जैसे हम सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था हम कोई मूवी देख रहे हैं, कि बहुत सारे बातें रखी, और हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे देश की युवाओं के लिए और कुछ आप कहना चाहते हैं सर? कोई संदेश देना चाहते हैं कि फॉर देयर बेटरमेंट, और फॉर हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, और जस्ट टू एन आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, कि आपने, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, देखी होगी, उस सारे विजडम को अगर निचोड़ के अगर कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो क्या बताना चाहते हैं? निचोड़ के फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा, मेहनत। मैंने बहुत देखा है कि अपने यहाँ स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स, लेकिन किसी एक चीज़ पे फोकस करके ज़्यादा समय तक काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि करने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो अटेंशन, उनको लगता है अरे अब इस पे काम कर लिया, थोड़ा मन चंचल होता है, फिर किसी और पे चले गए, कहीं और चले गए। उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो आपको जितनी गहराई से समझ होनी चाहिए और जितना आप आगे जाके जितना डेप्थ में काम कर सकते हैं वो नहीं हो पाता। और आजकल का समय ऐसा है कि ये इस बात को बढ़ावा देता है कि आपका मन चंचल ही रहे। आप सोशल मीडिया में, फिर यूट्यूब में, फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। मतलब 3 सेकंड की क्लिप आजकल तो हो गया है कि भाई ज़्यादा लंबी कोई क्लिप हो तो कोई देखेगा नहीं, ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट हो तो कोई पढ़ेगा नहीं, शॉर्ट करते जाओ। ट्विटर में तो लिमिट हो गई कि 160 अक्षरों की लिमिट है, क्योंकि उससे ज़्यादा होगी तो लोग पढ़ेंगे नहीं। तो ये अटेंशन स्पैन जो है लोगों का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी वही बढ़ावा दे रही है। और इसलिए और भी ज़्यादा आवश्यक है ये सीखना कि किसी एक चीज़ में ठहर के अच्छे से उसकी गहराई में जाके उसको समझना और उस पर काम आवश्यक है। सर लास्ट क्वेश्चन, जो आपके 2 स्टूडेंट हैं वो अभी यही है आईआईटी कानपुर में, इंडिया में है, फॉरेन में, कैसे कर रहे हैं? दोनों भारत में हैं। अच्छा। नितिन ने 2006 में पीएचडी पूरी करी अपनी आईआईटी कानपुर से, और उसके बाद देश विदेश कई जगह गए। नितिन ने सन 2013 में आईआईटी कानपुर में ही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में फैकल्टी बन के ज्वाइन किया। इस समय वो प्रोफेसर हैं। अच्छा। नीरज ने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च बैंगलोर
ओके में उसने काम शुरू किया, 10-12 साल हो गए ओके और वहीं पे है इस समय, वो रिसर्चर, सीनियर रिसर्चर है। ओके सो बोथ आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन डिफरेंट फॉर्म. बिल्कुल। Once again, it was a pleasure talking to you. Thanks very much for coming. Thank you, sir. Thank you for inviting.